सोचिए, क्या होता है जब एक बादशाह अपना सब कुछ खो देता है, जब उसका ताज, उसका तख्त और उसका वतन सब कुछ मानो रेत की तरह हाथों से फिसल जाए। ये कहानी एक ऐसे ही शहजादे की है जो अर्श से सीधा फर्श पर आ गिरा, और फिर कमाल देखिए, उसी धूल से उठकर उसने इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। जी हाँ, ये दास्तान है ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर की, एक ऐसे सफ़र की जिसने हिंदुस्तान की तकदीर को हमेशा के लिए बदल दिया और एक ऐसे साम्राज्य को जन्म दिया जिसे दुनिया ने मुग़ल सल्तनत के नाम से जाना। तो चलिए इस कहानी की गहराइयों में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मध्य एशिया के दिल से, फरगना की वादियों से। एक शहजादा जिसकी किस्मत में मानो सल्तनतें जीतना ही लिखा था। उसका नाम इतिहास में गूंजने के लिए ही बना था। बाबर के रगों में दुनिया के दो सबसे बड़े, सबसे खूंखार विजेताओं का खून दौड़ रहा था। पिता की तरफ से वो एशिया को रौंदने वाले तैमूर लंग का वंशज था, और माँ की तरफ से पूरी दुनिया को दहला देने वाले चंगेज खान का। मतलब जीत और जंग ये तो उसे विरासत में मिली थी। लेकिन किस्मत के खेल भी बड़े निराले होते हैं। साल था 1494, जब बाबर महज 11 साल का था। एक अजीब से हादसे में उसके पिता की मौत हो गई, और उस नन्हे से शहजादे के कंधों पर दुश्मनों से घिरी फरगना की छोटी सी रियासत का बोझ आ पड़ा। पर बाबर की आंखों में फरगाना नहीं था, बल्कि एक ख्वाब बसता था, समरकंद। उसके महान पूर्वज तैमूर की राजधानी। समरकंद उस जमाने में दुनिया के सबसे खूबसूरत शहरों में से एक था, और उसे जीतना बाबर के बचपन का सबसे बड़ा जुनून था। और उसने अपना ये सपना पूरा भी किया। 1497 में समरकंद फतह कर लिया। लेकिन ये जीत महज 100 दिन ही टिक सकी। उसका सपना एक बुरे ख्वाब में तब्दील हो गया। उसने न सिर्फ समरकंद गवाया, बल्कि अपना घर फरगना भी खो दिया। अब वो एक ऐसा शहजादा था जिसके पास कोई राज्य नहीं था, एक ऐसा बादशाह जिसके सिर पर कोई ताज नहीं था। मध्य एशिया में अपना सब कुछ हारकर बाबर सालों तक दर बदर भटकता रहा। लेकिन कहते हैं ना, जो हार नहीं मानते, तकदीर उनके लिए नए दरवाजे जरूर खोलती है। उसकी नज़र अब दक्षिण की ओर थी, एक नई उम्मीद, एक नई जमीन की तलाश में। और इसी राख से बाबर फिर से उठ खड़ा हुआ। साल 1504 में उसने मौके का फायदा उठाया और काबुल पर कब्जा कर लिया। सालों की भटकटन के बाद आखिरकार उसे एक ठिकाना मिला था, एक ऐसी जमीन जिसे वो अपना कह सकता था। काबुल में अपनी जड़ें जमाने के बाद 1507 में बाबर ने दुनिया को एक साफ पैगाम दिया। उसने मिर्जा की अपनी पुश्तैनी उपाधि छोड़ दी और बादशाह यानी शहंशाह का खिताब अपना लिया। ये एक ऐलान था कि उसकी महत्वाकांक्षा अभी जिंदा है और वो एक बड़ी सल्तनत का सपना आज भी देखता है। लेकिन सवाल ये था, क्या काबुल बाबर के इतने बड़े सपनों का बोझ उठा सकता था? सच तो ये है कि काबुल एक छोटा और काफी गरीब राज्य था। तैमूर और चंगेज खान के वारिस की नजरें अब एक ऐसी जमीन पर थीं जिसकी दौलत के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर थे। और वो जमीन थी हिंदुस्तान। बाबर ने हिंदुस्तान की बेहिसाब दौलत और सोने चांदी के किस्से सुन रखे थे, और उसे यह भी पता था कि दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी की हुकूमत काफी कमजोर थी और उसके अपने ही सरदार उसके खिलाफ साजिशें रच रहे थे। और फिर तकदीर ने खुद दरवाजे पर दस्तक दी। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी ने बाबर को दिल्ली पर हमला करने का न्योता भेज दिया। ये सिर्फ एक न्योता नहीं था, ये हिंदुस्तान के इतिहास के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। तारीख थी 21 अप्रैल 1526। मैदान था पानीपत का। एक तरफ सुल्तान इब्राहिम लोधी की 1 लाख सैनिक और करीब 1000 हाथियों की एक विशाल सेना, और दूसरी तरफ बाबर और उसके मुट्ठी भर सिर्फ 15,000 सैनिक। मतलब कागज पर तो ये लड़ाई शुरू होने से पहले ही खत्म थी। लेकिन बाबर अपने साथ 2 ऐसे हथियार लाया था जो हिंदुस्तान की तकदीर लिखने वाले थे। उसका पहला हथियार था तुलुगमा युद्ध नीति, जो उसने अपने दुश्मन उज़्बेकों से सीखी थी। ये दुश्मन को दोनों तरफ से घेरकर अचानक पीछे से हमला करने की एक खतरनाक रणनीति थी, जो बड़ी से बड़ी सेना में भी भगदड़ मचा सकती थी। और उसका दूसरा और सबसे घातक हथियार था तोपखाना। उत्तर भारत के युद्ध के मैदानों ने पहली बार बारूद और तोपों की ऐसी गर्ज सुनी थी। लोधी के हाथियों और सिपाहियों ने ऐसी तबाही अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी। तुलगमा और तोपखाने के इस घातक कॉम्बिनेशन ने कुछ ही घंटों में हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सेना को घुटनों पर ला दिया।
जीत के बाद बाबर ने जो कहा वो उसकी सालों की तकलीफ को साफ बयां करता है। उसने कहा, काबुल की गरीबी अब हमारे लिए नहीं। ये सिर्फ एक जीत का जश्न नहीं था, बल्कि ये सालों के निर्वासन और गरीबी के अंत का एक जोरदार ऐलान था। दिल्ली और आगरा तो बाबर को मिल गए, लेकिन हिंदुस्तान पर हुकूमत करना अभी भी दूर की कौड़ी थी। बाबर ये अच्छी तरह जानता था कि सबसे बड़ा तूफान तो अभी आना बाकी है। असली चुनौती अब उसके सामने खड़ी थी। और वो चुनौती थे मेवाड़ के महान योद्धा राणा सांगा, एक ऐसा नाम जिनकी बहादुरी के किस्से पूरे हिंदुस्तान में गूंजते थे। राणा सांगा ने बाबर को हिंदुस्तान से खदेड़ने के लिए सभी बड़े राजपूत राजाओं को अपने झंडे तले इकट्ठा कर लिया था। ये लड़ाई दिल्ली जीतने से भी कहीं ज्यादा मुश्किल होने वाली थी। खानवा की लड़ाई से पहले बाबर की सेना का हौसला पस्त हो चुका था। वे राजपूतों की ताकत देखकर घबरा गए थे। तब बाबर ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उसने अपने सैनिकों के सामने कभी शराब न पीने की कसम खाई, सोने चांदी के सारे बर्तन तोड़ दिए और इस जंग को धर्म के लिए जिहाद का नाम दे दिया। उसके इस एक भाषण ने हारी हुई सेना में जीत का ऐसा जुनून भर दिया कि वो कुछ भी करने को तैयार हो गए। खानवा की जंग में भी बाबर की बेहतरीन रणनीति और उसके तोपखाने ने उसे एक ऐसी जबरदस्त जीत दिलाई जिसने इतिहास रच दिया। राणा सांगा की हार के साथ ही हिंदुस्तान में बाबर के शासन को चुनौती देने वाली आखिरी और सबसे बड़ी ताकत भी खत्म हो गई। अगले कुछ ही सालों में बाबर ने चंदेरी से लेकर घाघरा तक अपने रास्ते में आने वाले हर दुश्मन को कुचल दिया। सिर्फ 4 सालों के अंदर 1526 से लेकर 1530 तक उसने एक ऐसे विशाल साम्राज्य की बुनियाद रखी जो आने वाली कई सदियों तक हिंदुस्तान पर राज करने वाला था। एक शहजादा जिसे उसके अपने ही घर से निकाल दिया गया था, उसने भटकते भटकते तकदीर से लड़कर एक ऐसी सल्तनत बना दी जिसने हिंदुस्तान का नक्शा ही बदल दिया। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी-कभी सबसे बड़ी सल्तनतें हार और निर्वासन की राख से ही पैदा होती हैं।